हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग और ज्योग्राफी में 6 क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। 6 से 12 का ये सीरीज चल रहा है और ये 7वां चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इससे पहले जो भी आप लोग नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर को भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज दोस्तों, एक चैप्टर और बचा है 6 में, उसके बाद 7वां का ज्योग्राफी स्टार्ट होगा और इस तरीके से हम टोटल 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी कवर करेंगे। और ज्योग्राफी में 6 से 12 एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ज्योग्राफी को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा देश भारत। भारत के बारे में बात करेंगे, साथ ही नोट्स भी आप लोग करते जाएंगे, नोट्स बना हुआ है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में जो है वो क्या है, तो हिमालय है। ठीक है, भारत की चौहद्दी देखें तो उत्तर में हिमालय ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है अरब सागर। और पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है। देखिए ये दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, तो पूर्व में है। ठीक है, ये दक्षिण में है। तो इस तरीके से उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये भारत के चारों ओर के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप कौन होता है, प्रायद्वीप होता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। और भारत का देखेंगे तो जो निचला हिस्सा है दोस्तों, ये वाला, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो ये निचला हिस्सा है दोस्तों, ये 3 तरफ से, इधर, इधर और नीचे। इस तरफ से देखिए ये पूर्व में है, तो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, इधर क्या है, पश्चिम में अरब सागर है। और नीचे है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर इसीलिए बोलते हैं, इस एरिया वाले को बोलते हैं क्या, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर देखिए कश्मीर है, ये ऊपर में कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी। और इसकी लंबाई जो रेड लाइन देख रहे हैं ये है दोस्तों कितना, उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर। और साथ ही दोस्तों गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो ये लाइन आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो है 2900 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखेंगे कि भारत का विस्तार लगभग कितना है, तो 3200 मीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह, स्थल रूपों की विभिन्नता। मतलब भारत में क्या है, अलग अलग तरह का स्थल रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं मरुस्थल है, कहीं उत्तरी मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है, तटीय भाग भी आपको देखने को मिल जाएगा और द्वीप समूह तो जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारत जो है विविधता है यहाँ पर स्थलीय रूपों में। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो वहाँ का जलवायु में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। वहाँ की वनस्पति भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाए तो वहाँ अलग तरीके से शंकुधारी वृक्ष देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र में आए तो वहाँ अलग तरीके के वृक्ष मिलते हैं। वन जीवों का भी अलग अलग तरह का दिखता है यहाँ पर। भाषा और संस्कृति भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भारत में, इसीलिए भारत को विविधताओं का देश बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं और एक राष्ट्र में बने हुए हैं। और यही हमारी विविधता है और यही हमारी अच्छाई है। 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की आबादी 120 करोड़ है। और आबादी में भारत जो है दोस्तों चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, चीन 1 नंबर पे आता है।
और 2 नंबर पे भारत आता है। ये जो है आंकड़ा है 2011 के जनगणना के अनुसार। इस अभी वाला जो जनगणना है 2021 वाला, वो अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। 10 साल के बाद जनगणना होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसमें क्या है उसको भी पता चल जाएगा, क्या हम चीन को पीछे छोड़ दिए हैं। तो देखते हैं जब जनगणना का रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो इतना आप लोग देख ही लिए। तो इसमें देख ही लिए, यहाँ पर देखिए उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, नोट्स भी देख ही रहे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3200 किलोमीटर विस्तार है। कच्छ का 2900 किलोमीटर विस्तार है। कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कच्छ पड़ता है गुजरात में। यहाँ पर ये वाला भाग जो दिख रहा है ये नेपाल है दोस्तों, और ये भूटान है, और नीचे ये दिख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ठीक है। श्रीलंका भारत के नीचे यहाँ पर है। ये सब भारत के पड़ोसी देश है। भारत का क्षेत्रफल देख ही लिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 120 करोड़ 11 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। विश्व का सेकेंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है, ऊपर उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर है और भारत को उत्तरी गोलार्ध में बोलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार मतलब पूर्व से लेके पश्चिम तक जो विस्तार है वो कितना है, तो 29 डिग्री का है, ठीक है। जब पूर्वी पश्चिमी पॉइंट देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी ये विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और ये जो टोटल विस्तार होता है 29 डिग्री का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर आपको दिखाई देता है, ठीक है। भारत का एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। ये भी भारत के बीच यूपी के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ से गुजरता है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और ये कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। ये रेड वाला जो लाइन है दोस्तों दिख रहा है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी राज्यों से? 8 राज्यों से होकर। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान। राजस्थान के बाद आपको इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात के बाद राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में जाता है। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ में जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से 6 राज्य यहाँ हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। सॉरी, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाएगा 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो देखिए मुख्य भूमि का विस्तार ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट से नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश में विस्तार है भारत का, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? मतलब भारत को अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में अगर हम बांटें, देशांतर रेखा, ये सब चैप्टर हम पहले पढ़ा दिए हैं। देशांतर रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है। तो अगर आप लोग चैप्टर 1 से पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 से आप लोग वीडियो को शुरू कीजिए और देखना शुरू कीजिए, ताकि सारा कुछ समझ में आए। क्या होता है देशांतर रेखा, क्या होता है अक्षांश रेखा, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़े। कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, ये सब चीज़ पिछले वीडियो में हमने सब अच्छे से कवर किया है। तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री का है, ठीक है। 2 छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर, यही कारण है कि 2 छोर जो है दोस्तों, भारत का गुजरात वाला छोर और अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्य का उदय होता है अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा पहले। गुजरात में आते आते 2 घंटा का समय लग जाता है। इसका कारण यही है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 29 डिग्री का है, ठीक है। भारत में दोस्तों एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो भारत के
5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वैसे पूछा जाए तो यू उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है। ये भारत के 5 राज्य यूपी, एमपी और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश 3 राज्य हो गया, यूपी, एमपी और एपी। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक है, बड़े देश जो है दोस्तों उसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा। जैसे रूस का अगर आप लोग देखेंगे तो उसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है यहाँ पर सबसे अधिक मानक समय रेखा देखा जाता है। रूस में कितने मानक समय है तो रूस में दोस्तों 11 मानक समय देखने को मिलता है। वहीं बात करें अमेरिका में 7 मानक समय रेखा है और कनाडा में 6 है। ठीक है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में केवल 1 मानक समय रेखा है और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे जितना भी पॉइंट है, और जैसे जैसे हमने नोट्स बना के आपको दिखाया है आप लोग भी उसी तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम के समय रिवीजन करना हो तो आप इसको आसानी से कर सके। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा देख लिए। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर देखना पड़ जाता है। ठीक है, अगर 1 मिनट देशांतरी आगे जाएंगे, एक डिग्री देशांतर आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। और भारत का विस्तार देखिए 29 डिग्री का है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, तो 29 में 4 से गुना कर दीजिए तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, मतलब 116 मिनट का अंतर दिखने को मिल जाएगा, जो लगभग क्या है, लगभग 2 घंटा के बराबर है। 2 घंटा में 120 मिनट होता है। तो यही कारण है कि इतना का अंतर आपको देखने को मिल जाता है भारत में पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच। ठीक है, पश्चिम में गुजरात और अपेक्षाकृत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। लगभग 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय है भारत का। ठीक है, इसे भारत का मानक समय भी बोला जाता है या यमुनोत्तर को, और या फिर इस यमुनोत्तर भी बोलते हैं इसको, भारत का मानक यमुनोत्तर भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे भारत का पड़ोसी देश। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करती है। अब देखिए वो कौन कौन सा देश है, मैप में आइए देखते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा दोस्त नहीं दुश्मन पाकिस्तान, जो हमारे साथ देखिए यहाँ पे सीमा शेयर करता है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान देखिए, तो अफगानिस्तान बस इतना दूर भारत से सीमा शेयर करता है और ये जो शेयर करता है इसको बोलते हैं डूरंड लाइन बोलते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। ठीक है, वैसे देखिए भारत का जो ये वाला एरिया है ये पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये हमारा भारत का हिस्सा है। अभी तक ये पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान सीमा बनाता है ये भारत वाले कश्मीर के साथ नहीं बनाता है। जो कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है, हमारे कश्मीर को, उसी भाग से सीमा बनाती है अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन ये हमारा ही भाग है, आज न कल हमारा जरूर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ भाग पे चाइना का भी कंट्रोल है भारत का। उसके बाद बात करें हमारा पड़ोसी देश चीन भी देखिए ये जो दिख रहा है ये एरिया है चीन, और यहाँ से देखिए ये सारा चीन के साथ सीमा शेयर करती है। और इधर आ जाए नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार है, इधर अरुणाचल प्रदेश, भूटान हो गया, भूटान यहाँ पे देखिए छोटा सा देश है, ये सिक्किम हो गया, ये सब भारत का राज्य है जो कि चीन के साथ सीमा शेयर करती है। और यहाँ पर देखिए एक और देश है छोटा सा, ये है भूटान। ये देश जो है दोस्तों ये है भूटान भी भारत से सीमा शेयर करती है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश देखिए, ये यहाँ पे जो दिख रहा है बैगनी कलर का, ये बांग्लादेश है, ये भी भारत के साथ सीमा शेयर करता है। चाइना के साथ जो भारत का सीमा है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है उसको भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले किसका भाग था, तो पाकिस्तान का ही भाग था। ठीक है, 1975 ईस्वी में ये अलग होता है पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है।
तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत से सबसे अधिक लंबाई का सीमा शेयर करता है। तो सबसे लंबी सीमा पूछ दे तो बांग्लादेश ही है दोस्तों। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अगर इसका जो एरिया देखे, सॉरी वो सीमा रेखा देखे तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। इसका कारण ये है कि देखिए ये छोटा छोटा इस तरीके से सीमा शेयर करता है। उसके बाद म्यांमार भी दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पर नेपाल देख लीजिए, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। तो 7 देश है जो कि भारत के साथ सीमा शेयर करता है स्थलीय रूप से, ठीक है। उसके बाद नीचे श्रीलंका है, ये भी भारत के साथ सीमा शेयर करती है। इसके बीच में पाक जल डमरूमध्य है जो भारत के बीच एक जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इससे भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 देश है जो कि जलीय सीमा शेयर करता है भारत के साथ, मालदीव, ठीक है। उसमें आ जाएगा कौन कौन, तो देखेंगे उसके बारे में। मालदीव और श्रीलंका, सॉरी मालदीव और श्रीलंका जो है समुद्र में स्थित द्वीप है जो श्रीलंका और मालदीव जो हमारे पड़ोसी देश है। अब देखिए द्वीप क्या होता है, देखिए द्वीप होता है वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। मान लीजिए ये एरिया है और चारों तरफ से जल से घिरा है तो उसको बोलेंगे द्वीप बोलते हैं। जैसे कि भारत के पास भी 2 अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सभी क्या है भारत का द्वीप है, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देख लिए। समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारा पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी बात करें दिल्ली है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों वो गोवा है भारत का। राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ था और पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर निर्मित पहला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, सॉरी आंध्र प्रदेश, एपी से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अब भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देखेंगे। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत देश को 29 राज्य उस समय दिया रहा है, लेकिन अब ये 28 हो गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है, ठीक है। और ये देखिए भारत का विभाजन यहाँ पर दिया गया है। तो ये ऊपर में देखिए ये वाला एरिया है हिमालय, सबसे ऊपरी वाला हिमालय को बोलते हैं वृहद हिमालय। क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला को बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। और हिमालय का सबसे निचले भाग को बोलते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में हिमालय का जो विभाजन है वो 3 तरीके से है। सबसे ऊपरी भाग को बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री भूप बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। और मध्य हिमालय में हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल, वो सारा आ जाता है मध्य हिमालय में। शिवालिक जो हो गया भारत का हिमालय का पाद है, मतलब कि पाद मतलब पैर है, वहां से हिमालय स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे निचला भाग जो है हिमालय का उसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विभाजन है। चलिए आगे नीचे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, इतना देख लिए। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिले में बांटा गया है, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद बात करें तो जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी की बात की गई। देखिए जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में इसे निक्षेपित करके नए मिट्टी को निक्षेपित कर देती है, ठीक है। तो जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि नदी के द्वारा जब कोई महीन मिट्टी को बहाकर लाया जाता है और उससे मैदानी भाग का निर्माण होता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आप लोग देखें सबसे उपजाऊ है और खासकर मैदानी भाग जो है ये उत्तर वाला जितना भी मैदानी भाग है ये इसी से बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है सहायक नदी। सहायक नदी वो नदी होती है जो किसी नदी में आकर मिल जाती है और फिर उसी नदी में पुनः मिल जाती है और आगे उसी की धारा बन जाती है। जैसे यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी आती है इलाहाबाद में और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और उसके बाद यमुना और गंगा दोनों साथ मिलके बहती है और वो गंगा ही कहलाने लग जाती है, ठीक है।
चलिए, भारत का भौतिक विभाजन देखिए। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की है। तो भारत में जो भौतिक आकृति है वो भी विभिन्न प्रकार की है। जैसे कहीं पर्वत देखिएगा तो कहीं पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह, ये सारा कुछ आपको भारत में देखने को मिलेगा। अब देखिए, पर्वत, पठार और मैदान में क्या अंतर है, ये सब चीज़ हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। पर्वत जो होता है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो पहाड़ी एरिया है उसको पर्वत बोलते हैं। 100 मीटर से ऊपर 1000 मीटर तक को पठार बोलते हैं। मैदानी भाग आप लोग जानते हैं, जहाँ पर खेती होता है। तट रेखा आप लोग जानते हैं, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है उसको तट रेखा बोलते हैं। द्वीप समूह क्या होता है, द्वीप जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये सारा छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको समझ इसके बारे में होनी चाहिए और इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट और लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, ताकि हम आगे और अच्छे से वीडियो आपके लिए लाते रहे। ठीक है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है, जो कि एक संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आले इसको बोला जाता है। इसका मतलब है बर्फ का घर। हिमालय को क्या बोलते हैं, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय बोलते हैं। अभी पहले हम आपको बता ही दिए हैं कि बृहत हिमालय कौन सा है। देखिए, सबसे ऊपरी वाला भाग जो है हिमालय का, उसको बृहत हिमालय बोला जाता है। ठीक है, बीच वाले भाग को मध्य हिमालय, बृहत हिमालय और इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो K2 है, जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में किस राज्य में है, तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है और ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। भारत में पूछे तो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल के नाम से जानते हैं और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी का स्थान यहाँ पर है। मध्य हिमालय में भी बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी है और मध्य हिमालय में लोग सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, उसके बाद शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, मतलब सबसे नीचे जो है हिमालय का, जिसको हिमालय का पाद भी बोला जाता है, मतलब पैर वाला इलाका शिवालिक को। ठीक है, तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 3 भागों में बांटा हुआ है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में अगर देखें तो भारत का उत्तरी मैदान है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का उत्तरी मैदान देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ग्रीन वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये दोस्तों क्या है, उत्तरी मैदान है। और ये देखिए भारत के दक्षिण में है। इधर ऊपर हो गया क्या, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में ये मैदानी भाग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो ये देखिए मैदानी भाग यहाँ दिया हुआ है। मैदानी भाग कैसे दिखेगा, तो ये ग्रीन वाला जितना भी भाग है ये है मैदानी भाग। तो देखिए ये सारा मैदानी भाग है। ठीक है, ये देखिए ये है भारत उत्तरी मैदानी भाग। ठीक है, और इसी से होकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। ठीक है, जो मैदानी भाग है वो नदियों के द्वारा जो महीन मिट्टी है वो निक्षेप के रूप में आता है बहकर, और उसी से मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। इसमें बहुत सारी नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो जितनी भी सहायक नदी है, इन सब के सहायता से जलोढ़ निक्षेप के द्वारा भारत के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। नदियों के मैदान में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है और इस मैदान में उत्तरी मैदान हो या कोई भी मैदान भाग जो है वहाँ पर कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक दिखता है। तो कोई पूछ दे कि पहाड़ी क्षेत्रों के क्षेत्र के अनुरूप जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो मैदानी क्षेत्र में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका कारण है कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पर रहना आसान है, जलवायु कठिन नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल, भारत के पश्चिम भाग में जो है दोस्तों भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। ये क्या है, शुष्क है, गर्म और रेतीला स्थल है। वनस्पति की मात्रा यहाँ पर बहुत कम होता है। रेगिस्तान है यहाँ पर जो है
वनस्पति की मात्रा बहुत कम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक पॉइंट है कि आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, नदी के मुहाने पर बनता है। नदी का मुहाना जो समुद्र, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे ही नदी का मुहाना बोला जाता है। और जितनी भी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी नदी क्या करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन कौन सी अरब सागर में। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार आप लोग को बताए हैं, जो नीचे वाला जो ये वाला एरिया है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, देख ही रहे हैं त्रिभुज की तरह दिख रहा है। इसका धरातल जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है, इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। पहाड़ी श्रृंखला और घाटियाँ इसमें भी पहाड़ी श्रृंखला और घाटियाँ मिलती है। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए इसको पहले इस पेज को कंप्लीट करते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला मिलती है। ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है और विंध्य और सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुरा पर्वत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला जो है दोस्तों भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के में। इस श्रृंखला से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ठीक है, सतपुरा और विंध्य श्रृंखला से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ है। ये जो नदी है दोस्तों पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब इधर के तरफ बहती है। ठीक है, और पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा और तापी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री है। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में, ये जो पश्चिम है इस वाला भाग में इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्व में पूर्वी घाट है, लेकिन और पूर्व के बाद इधर पूर्व की तरफ देखेंगे तो ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है दोस्तों ये एक समान रूप में है। ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी। ठीक है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में कहीं टूटा हुआ असमान है। ठीक है, पठारों में खनिज जैसे कोयला और लोह की प्रचुरता देखने को मिलती है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरा है, मतलब एकदम छोटा सा है, नैरो है। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान जो है इसके तुलना में पश्चिमी की तुलना में चौड़ा है। ठीक है, चलिए इस सब चीज़ के बारे में एक बार नोट्स में देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता ही दिए, नदी द्वारा लाई गई महीन मिट्टी को बोलते हैं। सहायक नदी क्या है आप लोग देख ही लिए, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की और भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे गंडक हो गई, कोसी हो गई, घाघरा हो गई, ये सारी नदियाँ आके गंगा में मिलती है। तो और दोनों छोट से मिलती है, तो बहुत सारी नदियाँ हैं। सबके बारे में जब हम नदी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भारत का भौतिक विभाजन देखें तो भारत का भौतिक विभाजन पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह में किया जाता है। पर्वत समझ गए क्या होता है, ये सब चीज़ हम बता ही दिए हैं। हिमालय की बात करें तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। बृहत हिमालय जो सबसे उत्तरी भाग है, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक सबसे दक्षिणी भाग है, जिसको भारत हिमालय का पाद हिमालय भी बोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला से नर्मदा और तापी नदी बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा और तापी। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान जो है दोस्तों ये हिमालय के दक्षिण में है और जो जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। मरुस्थल के बारे में बात करें तो मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में है, जो मेनली गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है। ये गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, नीचे देखें तो यहीं पे आपको मेनली मरुस्थल देखने को मिलता है। और भारत का शीत मरुस्थल पूछे तो लद्दाख को दोस्तों भारत को शीत मरुस्थल बोलते हैं, लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर भारत ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार आप लोग देख ही लिए, दक्षिण में इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इधर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा और पूर्व में पूर्वी घाट या पूर्वी तट। इसके उत्तर में अरावली पर्वत है, यहाँ पर कुछ अरावली पर्वत है जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। पश्चिमी तट के बाद में बात करें तो काफ़ी संकरा है और पूर्वी तट चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है,
अब देखिए परवाल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल से बने होते हैं जिसे पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, जीवित पॉलिप मरते हैं तब उसका कंकाल बच जाता है और पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकाल के ऊपर होती है जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं और इस तरीके से परवाल द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में भी एक परवाल द्वीप है। तो आप लोग बताइए भारत में परवाल द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये परवाल द्वीप का बना हुआ है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी देख लिए, अब देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी। इसमें आ जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा भी दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। तो ये सभी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और ये जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है और पूर्व की तरफ बहने वाली, इसके अलावा भी बहुत सारी नदी है। ठीक है, जो पूर्व की तरफ बहती है, ये पूर्व की तरफ बहने वाली जितनी भी नदी है ये अपने मुहाने पर जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा वो भाग होता है एकदम त्रिभुजाकार होता है और वहाँ से जहाँ पर ये समुद्र से में जाकर मिल जाती है उसी वहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल के खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुंदरबन का डेल्टा पूछ दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक है, तो देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदी आप लोग देख लिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ लिए। यहाँ पर देखिए सुनामी का दिखाया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह है। अब देखिए द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। द्वीप आप लोग जानते हैं वैसा जगह जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है और ये एक प्रकार का परवाल द्वीप है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। और 2004 में यहाँ पर भयंकर सुनामी आई थी जिसके कारण पूरा जलमग्न हो गया था और काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, यह एक सुनामी क्या होता है? यह विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी आगे के चैप्टर में आगे की क्लास में हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को डिटेल से कवर करेंगे जिसमें और भी क्वेश्चन इससे इसका जो बनता है वो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसके बारे में मंथन कीजिए और इसका क्वेश्चन को आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग मेंस देना चाहते हैं बीपीएससी का तो इसका जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसको जरूर लिखिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप हम इतना पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर में और इतने अच्छे से कि आपसे जितना भी ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक्स है ये सभी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप अच्छे से अपने से सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब पूरा 6 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, अब तो एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव है क्लास 6 का उसको हम एक जगह जरूर करा देंगे। ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स हमने सोचा है कि इसको करा दे ताकि आप लोग, वैसे आप लोग तो जैसे पढ़ने के बाद इसको जरूर करते ही होंगे जैसा हम बोल देते हैं, लेकिन इसको एक लास्ट वीडियो में इसको कवर कर देंगे। कल इसका लास्ट वीडियो आ जाएगा क्लास 6 का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और इस सीरीज़ में आपको अगर लाभ मिल रहा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारा और भी वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उसको भी आप लोग देखें।